Morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आज हम बेटा 8th लेसन स्टार्ट करेंगे। आपका 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 8th चैप्टर जो होगा ये मुगल साम्राज्य के दौरान खास तौर पर सर यहाँ 16वीं। यस यस बोलो। सर ये टॉपिक कौन सा? चैप्टर 7 पे 191 पे 191। ओके ठीक है। बाजार बाजार या उत्तरों की खोज में प्रश्न बेटा सर उत्तरों की कौन सा? खोज में प्रश्न। ओके देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दीजिए। उत्तरों की खोज में प्रश्न को यहाँ पे मैंने कल भी इसके बारे में समझाने की कोशिश की थी आपको कि सुरक्षित भवन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि उस समय जो बिल्डिंग्स बनती थी उनके बनाने के तरीके से कुछ पता लगाने की कोशिशें हुई हैं। जैसे आज के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं या फिर जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्डिंग्स क्या काम मतलब किस किस तकनीक से इनका निर्माण किया गया और ये काम क्या क्या आती थी। जैसे शहर की किलेबंदी से पता चल रहा है कि ये लोग बहुत ही अवेयर थे, बाहर से होने वाले हमले के प्रति अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते थे और उसका जवाब देने की ताकत रखते थे। यानी सामरिक तैयारी थी इनकी, सैनिक तैयारी जिसे हम कह सकते हैं, वो इनकी हमेशा तैयार रहते थे। इसके अलावा दूसरे भवन भी होते हैं, जैसे कि कुछ मंदिर वगैरह भवन बने हुए हैं, तो मंदिरों में गोपुरम से पता लगता है कि वहाँ लोगों की जो कल्चर है वो इस तरह की रही है कि वे लोग धर्म के प्रति उनका झुकाव है और उनकी संस्कृति का पता चलता है कि उनके जो सांस्कृतिक जो वेशभूषाएं हैं, खान पान है, क्योंकि मूर्तियां बनी हुई हैं और हर मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मूर्तियां बनी हुई हैं, उससे पता लगता है कि वहाँ की वेशभूषा कैसी रही है। इसके अलावा इनसे ये भी पता लगता है कि जो भी बिल्डिंग बनाने वाले थे, यानी जो बनवाने वाले थे और जो बनाने वाले थे, तो जो बनाने वाले निर्माणकर्ता होते थे, जैसे मिस्त्री है, कारीगर जिसे हम कह सकते हैं, या फिर मजदूर जो वर्ग होता है, तो उसको भी ये लोग शरण देते थे क्योंकि बिल्डिंग बनने में काफी समय लगता था, उनको शेल्टर मिलती थी यहाँ पर। और इसके अलावा आगे बता रखा है कि ये चीजें जो इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए लिटरेचर का अध्ययन हमारे इतिहासकारों को करना पड़ता है, अभिलेखों का अध्ययन करना पड़ता है और उस समय की प्रचलित परंपराओं से इस तरह की जानकारी खोजने का प्रयास किया जाता है। तो इसे हम उत्तरों की खोज में प्रश्न कहते हैं। यानी जो भी माइंड में इतिहासकारों के, पुरातत्वविदों के माइंड में जो चल रहा था कि किस तरीके से ये बिल्डिंग्स यूज हो रही थी, इसमें क्या क्या किस तरीके से इनको बनाया गया, किलेबंदी का क्या यूज था और उनकी सांस्कृतिक जो प्रभाव हैं, यानी लोगों के विचार, जैसे कहीं भी अगर मंदिर बनते हैं तो मंदिर का प्रभाव एक अलग ही प्रभाव होता है, उससे एक धार्मिक माहौल बनता है, आसपास के लोग धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए वहां पर इकट्ठे होते हैं। और इस तरीके से जैसे कहीं पर स्कूल की बिल्डिंग बनती है या विद्यालय होता है तो वहां पर एक पढ़ाई का माहौल बनता है, शिक्षण का यानी टीचिंग और लर्निंग का माहौल बनता है। तो इससे ही पता चलता है कि सांस्कृतिक परिवेश कैसा रहा। और इसकी जानकारी जुटाने के लिए उन लोगों ने साहित्य का सहारा लिया, यानी लिटरेचर का सहारा लिया, इंस्क्रिप्शंस का, अभिलेखों का, और उस समय जो ट्रेडिशंस चल रहे थे, लोक प्रचलित परंपराएं थी, उनसे उनकी जानकारी ढूंढने का प्रयास किया। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है पूरा होता है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आए। आपका 8वां लेसन है आज। इसका टॉपिक का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। कृषि समाज के विषय में खासतौर पर मुगल साम्राज्य के दौरान किस तरह के हालात थे, 16वीं और 17वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, किस किस तरह के टैक्स लोगों पे लगाए गए, लोगों ने उनका कितना समर्थन किया, लोगों ने उस टैक्स को किस नजरिए से देखा, इन चीजों को हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ एक ग्रामीण परिदृश्य दिखाया गया है। 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र बना हुआ है यहाँ पर। जैसे कुछ लोगों को काम करते हुए दिखाया गया है कि खेतों में काम करते हुए, मेड़बंदी पर काम करते हुए, फसलें उगी हुई हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधि में लगे हुए हैं।
आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे भूखंडों में ये लोग काम कर रहे हैं और यहाँ का चित्र उस समय के मुगल परिवेश के दौरान बनाया गया ये चित्र है। इससे आगे चलते हैं, इसको स्टार्ट करें। 16वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। आज भी हम देखते हैं कि गांव के अंदर काफी जनसंख्या रहती है, लेकिन ये उस समय का जो डाटा है वो हमें बताता है कि 16वीं से 17वीं सदी में हिंदुस्तान के अंदर 85% लोग गांव में रहते थे और 15% कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। छोटे खेतीहर जिनके पास में कम जमीन थी, और भूमिहर सम्भ्रांत। भूमिहर सम्भ्रांत कौन होते हैं? जिनके पास में बहुत ज्यादा जमीनों के जो मालिक थे, इन्हें हम सामंत कह सकते हैं, इन्हें हम बड़े जमींदार कह सकते हैं, जागीरदार कह सकते हैं। दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। छोटे किसान भी जुड़े हुए थे और जो जमीनों के ज्यादा मालिक थे वो भी जमीन से कृषि से जुड़े हुए थे, कृषि के उत्पादन से जुड़े हुए थे। दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार होते थे। छोटे किसान अपनी मेहनत का जो हिस्सा उन्हें मिलता था और जो जमीन के मालिक होते थे उनका बड़ा हिस्सा रहता था। इससे उनके बीच सहयोग भी बना रहता था, प्रतियोगिता भी होती थी और कभी कभी उनके बीच में संघर्ष भी होते थे। मान लीजिए भूमिहर सम्रांत ने कोई टैक्स ज्यादा लगा दिया किसानों पर और किसान को उसमें बचत कम हो रही है तो किसान उससे विरोध करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता था किसान सहयोग भी करते थे। तो इसमें ये तीनों ही बातें बता रखी है। कभी कभी इनमें सहयोग भी होता था, कभी कभी इनमें आपस में कंपटीशन होता था किसानों में और जागीरदारों में। वो शक्ति प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है या सत्ता के नजदीक पहुंचने का एक तरीका हो सकता है। किसान अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते थे, जमींदार अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते थे। जैसे जमींदार ने टैक्स इम्पोज किया लोगों पर और अगर उन्होंने वो नहीं भरा तो उनके बीच में संघर्ष भी हो जाते थे। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। याद रखिए यहाँ पर दो प्रकार के वर्ग के बारे में बता रखा है किसानों का, छोटे खेतीहर और भूमिहर सम्भ्रांत। ये उस समय ज्यादातर यही लोग गांव में खासतौर पे रह रहे थे। उनके उस समय के सामाजिक रिश्ते का ताना बाना समझाने के लिए इन दोनों वर्गों का नाम यहाँ पे शो किया गया है। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई, यानी कुछ बाहर के लोग जो थे वो भी गांव में ग्रामीण माहौल में एंटर उन्होंने किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, क्योंकि उस समय पहले मुगल यहाँ पे नहीं थे। आपको पता होगा कि मुगल साम्राज्य जो 1526 में और किनके द्वारा स्थापित किया गया था? बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि फरगना के शासक थे और वो बाद में अफगानिस्तान में कुछ समय तक शासक रहे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया। उस समय इब्राहिम लोदी के साथ में उनका युद्ध हुआ। लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी और वो लोदी वंश के अंतिम शासक साबित हुए एक तरह से। और इब्राहिम लोदी को उन्होंने युद्ध में हरा दिया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो यहाँ 1526 से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है इंडिया में, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। यानी मुगल साम्राज्य की जो आमदनी थी उसका बड़ा हिस्सा कहां से आता था? कृषि के उत्पादन से। जो लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसमें से इस राज्य की आमदनी होती थी। राज्य के नुमाइंदे, जैसे कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उन्हें नुमाइंदे कहा गया है। राजस्व निर्धारित करने वाले जो रिवेन्यू कलेक्शन करने के लिए रिवेन्यू को निर्धारित करते हैं कि ये इतना हम रिवेन्यू लेने वाले हैं। राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी, हिसाब रखने वाले, अकाउंट्स रखने वाले अकाउंटेंट जो होते थे, तो इस तरह के जो अधिकारी थे वो राज्य के नुमाइंदे थे। एक का काम इन्होंने बताया राजस्व को निर्धारित करना भी, टैक्स कितना होगा। राजस्व वसूल करने वाले होते थे कि जो इस तरह का रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते थे और कलेक्ट करके लेके आते थे। और हिसाब रखने वाले अकाउंटेंट भी होते थे। ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। ये तीनों ही जो अधिकारी लोग होते थे, ये ग्रामीण माहौल पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। ये तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। ये क्या करना चाहते थे कि खेतों की समय से जुताई होनी चाहिए, क्योंकि किसान अगर समय से जुताई कर पाएगा तो उसमें फसल की बुआई भी समय से होगी, कटाई भी समय से होगी और राज्य को उपज अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाएगा। क्योंकि अगर किसान सही समय पे फसल उपजा लेता है, उसका उत्पादन सही तरीके से सही उत्पादन हो जाता है, तो उसको टैक्स कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी
उस किसान को भी टैक्स देने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस तरह से राज्य की जो इनकम है वो बढ़ सकती है। क्योंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, जैसे कुछ फसलें आज भी, जैसे सरसों की फसल है अपनी जो तिलहन की फसलों में आती है, इसका उत्पादन यहाँ पर इसके खान पान डेली रूटीन के लिए तो इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका उत्पादन जो है बिक्री के लिए ही होता है। इसलिए व्यापार, मुद्रा बाजार भी गांव में घुस आए। अब याद रखिएगा, पहले ये लोग लेन देन आपस में करते थे, इतना ज्यादा मुद्रा का सिस्टम नहीं होता था, करेंसी का यूज कम करते थे, लेकिन बाद में मुद्रा का बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट यूज होने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा, विभिन्न वस्तुओं का की बेच और खरीद होने लगी, बाजार भी गांवों के अंदर विकसित हो गए, यानी जो गांव बड़े बड़े गांव थे उनके अंदर बाजार विकसित हो गए, इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। याद रखिए, इस तरीके से गांव का जो इलाका है वो शहर से जुड़ पाया है, ये मार्केट सिस्टम उससे जुड़ गया, मुद्रा प्रणाली उससे जुड़ गई, व्यापार के अंदर ये लोग मतलब जुड़ने लगे, खासतौर पर खेती करने वाले जो जमींदार लोग होते थे वो व्यापार से जुड़ने लगे, क्योंकि फसल बिक्री के लिए भी उगाई जाने लगी। पहले इतनी ज्यादा बिक्री के लिए फसलें नहीं होती थी, गुजारे के लिए फसलें होती थी, लेकिन बाद में ये लोग बिक्री के लिए भी फसलें उपजाने लगे। तो ये हम हालात पढ़ रहे हैं कौन सी सदी का, 16वीं से 17वीं सदी का और मुगल साम्राज्य के दौरान का। अब हम आगे अगली हेडिंग पर जाते हैं, किसान और कृषि उत्पादन, यानी जो फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो किस तरीके से उनका क्या सिस्टम होता था। देखिए, खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, ये आज भी होता है। खेती करने वाले जो लोग होते हैं वो गांव में रहना पसंद करते हैं, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी। अब जैसे कि खरीफ के मौसम के अंदर, रबी के मौसम के अंदर, यानी जो हमारी फसलें होती हैं कि खरीफ की जो फसलें हैं, रबी की फसलें हैं या जायद की जो फसलें हैं, तो उनको उनके मौसम के अकॉर्डिंग उनकी बुआई होती है, अलग अलग प्रकार के बीजों का इस्तेमाल होता है। मौसमी हालात को देखते हुए किसान अपना काम करते रहते हैं, जैसे खेत की सिंचाई करते हैं, जुताई करते हैं, फिर बाद में फसल जैसे बोने के बाद और फिर उसमें सिंचाई करते हैं। जैसे कि जमीन की जुताई का काम करते हैं किसान, बीज बोने का काम करते हैं, और फसल पकने पर उसकी कटाई का काम भी किसान करते हैं। उससे पहले सिंचाई का काम भी करते हैं। ये आप जो ग्रामीण माहौल के बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जो फसल उपजाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी किसान को करनी होती है। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे। शरीक होने का मतलब होता है शामिल होना, जो कृषि आधारित थी, यानी जो भी एक्टिविटी ऐसी थी जो कृषि से जुड़ी हुई थी उसके अंदर भी ये किसान लोग पूरी हेल्प करते थे, उससे जुड़े हुए थे। जैसे कि शक्कर और तेल के उत्पादन के लिए, जैसे तिलहन है, सरसों या तिल जो होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो जैसे अलसी है, अरंडी है, इन सभी का तेल निकलता है। तो इस तरह के जो तेल निकालने के लिए जैतून का भी तेल निकलता है। तो इस तरह की जो तिलहन की फसलें हैं जिनसे तेल निकलता है, तो उनका उत्पादन में वो लोग हेल्प करते थे, डायरेक्टली उसके अंदर योगदान करते थे। और शक्कर के उत्पादन में, जैसे कि गन्ने से शक्कर बनती है, तो गन्ने की खेती करने में और गन्ने से जो शक्कर बनने वाले कारखाने होते थे उनमें भी ये लोग काम करते थे। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। याद रखिएगा, यहाँ ये बताया गया है कि जो मैदानी इलाकों में बसे हुए किसान थे वही खेती नहीं करते थे, यानी कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते होंगे, कुछ ऐसे डेल्टाई क्षेत्र में रहने वाले होंगे, नदी घाटियों में रहने वाले होंगे, पहाड़ियों के आसपास रहने वाले होंगे, वो भी खेती करते थे। सिर्फ मैदानों में रहने वाले किसान ही खेती नहीं करते थे, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। कई ऐसे क्षेत्र भी थे जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसे कि ज्यादा उपजाऊ जमीनों पर, यानी जो मैदानी इलाका होता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है तो उसमें उत्पादन ज्यादा होता है, फसलों का उत्पादन। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनकी जो उपजाऊपन होता है वो कम होता है, वहां फसलों का उत्पादन कम होता है। तो इस तरीके से दोनों के अंदर खेती जरूर होती थी लेकिन उनका उत्पादन अलग अलग रहता था। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। याद रखिए, उस समय जंगल बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते थे और जो व्यापारियों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करते थे। और यहाँ पर इन मुगल साम्राज्य के दौरान इन बड़े बड़े जंगलों को
मतलब कटवाया नहीं गया था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तो तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। यानी उस समय पर हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ लोग मैदानी इलाके में रहने वाले हैं, उनकी फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में यानी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में रहते हैं या फिर पठारी क्षेत्र में रहते हैं, उनका उत्पादन मैदानी इलाकों से कम रहता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उस समय एक जंगल का यानी पूरी कंप्लीट जो एरिया होता था राज्य का, साम्राज्य का, तो उसका बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था, बड़े बड़े जंगल वन क्षेत्र उसमें पाए जाते थे। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग है स्रोतों की तलाश। किस तरह के स्रोतों की तलाश यहाँ पे बताई गई है, देखिए। क्योंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे किसान नहीं थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। यानी डायरेक्टली जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं वो हमें इस तरह की जानकारी प्रदान नहीं करते थे, किसान अपने बारे में नहीं लिखते थे। नतीजतन इसी का नतीजा था कि 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। यहाँ पर यह बताया गया है कि उस समय हम किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन किसानों के विषय में 16वीं और 17वीं सदी के विषय में, तो कृषि इतिहास को अगर हमें समझना है तो हमें उनके मुख्य स्रोतों के अंदर ऐतिहासिक ग्रंथों पे डिपेंड करना पड़ेगा, उन डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करना होगा जो विदेशी यात्रियों के द्वारा हमारे इंडिया में आने के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य के दौरान कुछ दस्तावेज वो लिख के चले गए हैं। तो उनसे हमें पता चलता है कि मुगल दरबार किस तरीके से काम करता था, मुगल साम्राज्य के क्या हालात थे। तो स्रोतों की जो तलाश है उनके लिए हमें ध्यान रखना है कि कृषि समाज के अंदर किसान खुद अपने बारे में कुछ नहीं लिखता था, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और यहाँ पर ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज ऐसी चीजें हैं जिनसे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से दस्तावेज थे जिनके बारे में आगे बता रखा है, आप देख सकते हैं। अगला लेसन जो होगा अध्याय जो 9 है उसके अंदर भी हम इस ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, दस्तावेजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था आईने अकबरी। इसका नाम याद करिए बेटा। ये आईने अकबरी क्या है, संक्षेप में इसको आइन कहते हैं। देखिए अनुभाग 8 जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखा? तो अकबर का दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल, इसने इसे लिखा। आईने अकबरी का मतलब आईना, अकबर के दरबार का एक आईना, अकबर के शासनकाल का एक आईना। और इससे पता चलता है कि उस समय के हालात कैसे थे, किस तरह की परिस्थितियां थी। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों के द्वारा करों की उगाई के लिए और राज्य और ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे उनका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। यानी आईने अकबरी में क्या क्या जानकारी हमें मिलती है? सबसे पहली जानकारी हमें यह मिलती है कि खेतों की नियमित जुताई होती है या नहीं होती, इसकी जानकारी अधिकारी वर्ग रखते थे। दूसरा, राज्य के जो सरकारी कर्मचारी होते थे, नुमाइंदे होते थे, वो टैक्स कलेक्शन करने के लिए मतलब इसमें जानकारी मिलती है कि कितना टैक्स कलेक्ट करते थे, कैसे करते थे। और उसके बाद में यहाँ पर जमींदारों के विषय में बताया गया कि राज्य और ग्रामीण सत्तापोषों, राज्य के सत्तापोष और ग्रामीण सत्तापोष। सत्तापोष किसे कहते हैं? जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, यानी जो राजनीतिक सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसे हम जमींदार कह सकते हैं। तो ये लोग जो हैं इनके बीच किस तरह के रिश्ते थे, किसानों के साथ में कैसे रिश्ते थे, राज्य के साथ में इनके कैसे रिश्ते थे, उनके बारे में उनका किस तरह के संबंध होते थे, उनको बयान किया गया है इस आईने अकबरी में। और इसके अलावा क्या है इसमें कि लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है कि कोई भी जानकारी जो भी डाली गई है वो बड़ी सावधानी से इसमें पेश की गई है। यहाँ इस लाइन को एक बार फिर से समझिए, ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए ग्रामीण सत्तापोष कौन होते हैं? जो ग्रामीण लेवल पर जो जमींदार वर्ग होता है या फिर गांव के अंदर जो जिनके हाथ में सत्ता है या जो शक्ति ज्यादा उसके पास में पावर्स हैं, ज्यादा संपत्ति है उसके पास, तो उनका और जमींदारों के बीच के जो रिश्ते थे उनको तय करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे थे, कुछ इंतजाम कर रखा था और उसको भी लिखना पड़ता था। वो सब हमें आईने अकबरी से पता चलता है। अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग
सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन का क्या उद्देश्य था कि अकबर के साम्राज्य के अंदर एक ऐसा खाका पेश करना। खाका क्या होता है बेटा? एक डायग्राम, एक आउटलाइन बनाना, कि आइन का एक मुख्य उद्देश्य है कि अकबर के साम्राज्य कैसा था। अगर कोई व्यक्ति ये जानकारी जुटाना चाहता है तो आईने अकबरी को पढ़ लेगा, उसको पता लग जाएगा। इसमें क्या बताया गया कि जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मिलजुल कर बनाकर रखता था, यानी जो सत्ताधारी वर्ग है, ऐसा नहीं था कि वो आम जनता से मिलजुल के नहीं रहते थे, वो सामाजिक मिलजुल के रहते थे समाज के अंदर सब लोगों से, चाहे वो गरीब वर्ग है, अमीर वर्ग है, सबसे, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, सबसे अपने मिली भगत बना के रखते थे, मेलजोल बना के रखते थे। आइन के लेखक के मुताबिक, आइन का लेखक कौन है बताओ बेटा? उषा, हु वाज राइट ऑफ आइन? उषा बेटा, आइन का लेखक फजल है सर। हाँ बेटा, नेहा कटारिया ने कहा है 8 चैप्टर डिलीट नहीं हुआ तो क्या लास्ट ईयर? बेटा लास्ट ईयर डिलीट था, लेकिन इस बार अपडेट करेंगे तो आपको बता देंगे। अभी नहीं हुआ है ना, अभी डिसीजन तब होता है जब क्लियर हो जाए कि कितने दिन स्कूल ऑफ रहने हैं। हाँ डेफिनेटली उषा, आपने सही बात बताई है कि इस बार जरूरी नहीं है कि भी डिलीट हो, तो अपनी ड्यूटी बनती है कि हम इसको पढ़ाएं। हाँ, इसके लिए श्योरिटी नहीं है बेटा, अगर हो जाता है, जितना होता होएगा तो सभी को पता है कि थोड़ा बहुत तो जरूर होगा, लेकिन हो सकता है कि जो आपको लग रहा है कि भाई ये लेसन डिलीट हो सकता है चेंज कर दें इस बार, अभी ये डिलीट ना हो करके दूसरा डिलीट कर दें। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम अबुल फजल इसके लेखक थे। उषा दाइमा से मैंने पूछा था, उन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल, जो कि दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे उस समय। अब आगे चलते हैं। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत करता है। बगावत क्या होता है? मतलब मुगल साम्राज्य के खिलाफ कोई विद्रोह कर देता है या उसकी खिलाफत करने की कोशिश करता है, या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। यानी कोई भी व्यक्ति बगावत कर सकता है या किसी भी प्रकार की आजादी प्राप्त करना चाहता है मुगल साम्राज्य से, तो उसकी दावेदारी करने से पहले ही ये तय था कि वो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। ये आइन के अंदर बताया गया है कि मुगल साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी विद्रोह भी नहीं कर सकता था और ना ही कोई आजादी के लिए मांग कर सकता था। दूसरे शब्दों में, किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। इसमें पता चलता है कि किसानों के बारे में भी जानकारी पता चल रही है, और उसके साथ साथ सत्ता के ऊंचे गलियारे। सत्ता के ऊंचे गलियारे का मतलब होता है कि जो पावर है या जो सत्ता है, शासन जो है, शासन के अंदर सबसे बड़े स्तर पर, सबसे ऊंचे स्तर पर किस तरह की परिस्थितियां रही, उनका माहौल कैसा था, किस तरह का मेलजोल रखते थे आम जनता के साथ में, उसका हमें एक झलक मिलती है, उसकी एक जानकारी मिलती है। अब इसके बाद आगे चलिए, खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ हम उन स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। यानी ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि आइन के साथ साथ, आइन अकबरी की जानकारी के साथ साथ हम दूसरे और भी स्रोतों की जानकारी को जुटा सकते हैं, उनको उनके जरिए हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मुगलों की जो राजधानी थी, बताओ बेटा मुगलों की राजधानी कहां थी? भूमिका बताओ, इसके विषय में कोई किसी बच्चे को जानकारी है? मुगलों की राजधानी कहां थी? नेहा, डू यू नो? बेटा मुगलों की राजधानी आपने कभी सुना हो? आगरा। ठीक है बेटा, उसके बाद में बनाई गई फतेहपुर सीकरी, और उसके बाद लाहौर। ये राजधानियां रही हैं मुगलों की। ठीक है बेटा, बाद में मुगलों की राजधानी कुछ समय के लिए दिल्ली को भी बनाया गया था। तो अब आगे चलते हैं। मुगलों की राजधानी से जो दूर के इलाके थे
उनके विषय में भी जानकारी हमें रिटर्न रिकॉर्ड के जरिए मिल जाती है। ये यहाँ पे बताया गया है। इनमें 17वीं और 18वीं सदियों के गुजरात के विषय में, महाराष्ट्र के विषय में, राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल हैं। कि हम सिर्फ इन सत्ता पक्ष के पास मिलने वाले दस्तावेजों पे ही डिपेंड नहीं है, हम महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात में, राजस्थान से भी कुछ हमें डॉक्यूमेंट मिले हैं जो 17वीं से 18वीं सदियों की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ईस्ट इंडिया के पास भी ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय काम कर रही थी हमारे इंडिया में, तो उन्हीं के हम गुलाम थे, तो उनके विषय में जो कृषि संबंधों पे जो भी दस्तावेज हैं उनसे हमें जानकारी मिल जाती है। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। यानी किसानों के बीच में, जमींदार, किसान और जमींदार के विषय में, और जमींदार और राज्य के विषय में, या किसान और राज्य के विषय में आपस में जो भी जिस तरह के उनके झगड़े हुए थे उनको भी बयान करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत ये समझने में हमारी मदद भी करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था, किसान उसको क्या समझते थे, वे अपने ऊपर बोझ समझते थे या उसके नियमों का पालन करना ठीक समझते थे। राज्य से उन्हें न्याय की उम्मीद थी। यानी वे लोग ये मान के चलते थे क्या कि उन्हें न्याय मिलने वाला है, क्या राज्य से उन्हें न्याय मिलने वाला है, इसके बारे में किसानों का नजरिया यहाँ पे बयान किया गया है। तो इसका मतलब है आईने अकबरी से पता चलता है, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथों से, दस्तावेजों से पता चलता है, और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों से पता चलता है। और यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी जो दस्तावेज मिले हैं उनसे जानकारी पता चलती है। तब जाकर के हमें किसानों, जमींदारों, राज्य के आपस में जो उनका जो झगड़े होते थे उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसके बाद आगे चलते किसान और उनकी जमीन के विषय में। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया, याद रखिए बेटा, रैयत किसका बहुवचन है? रियाया का बहुवचन है। या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रैयत की जगह पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर आपके पेपर में मुजरियान आता है या रियाया आता है या रैयत आता है तो ये किसके विषय में है? किसान के लिए इस्तेमाल होने वाले फारसी शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? फारसी शब्द हैं, और किसान के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। इसमें बेटा दो तरह के रैयत होते थे। एक होता था सिकमी रैयत, जिनके पास में बहुत ही कम जमीन होती थी। एक रैयत नॉर्मल रैयत होते थे जिनके पास जमीन थोड़ा ज्यादा होती थी। आगे देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। किसान की जगह पर यहाँ पर आसामी शब्द का भी विवरण डाला गया है। आसामी शब्द किसान के समतर यानी उसी के समान रूप से इस्तेमाल होने वाला शब्द था। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। एक होते हैं बेटा खुदकास्ट और दूसरे होते हैं पाईकास्ट। खुदकास्ट होते हैं खुद अपनी जमीन पर खेती करते थे। यहाँ आगे बता भी रखा है। पहले किस्म के किसान वे थे, यानी खुदकास्ट वे किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। ये इसका विवरण बता रखा है खुदकास्ट का। यानी खुदकास्ट वे किसान थे जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी, और मतलब इनकी अपनी जमीन पे खेती करते थे, सीधा सा है। दूसरा बताया गया पाहीकास्ट के विषय में। पाहीकास्ट वे किसान थे, खेतीहर का मतलब होता है किसान। वे किसान थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने के लिए आते थे। ठेका कैसा होता है? जैसे उगाही पर खेती करती जाती है, बटाई पर खेती करते हैं, तो दूसरे गांव में खेती करते थे, इनकी अपनी जमीनें नहीं थी। तो पाईकास्ट और खुदकास्ट का अंतर पता लग गया होगा आपको। खुदकास्ट अपनी खुद के गांव में खेती करते थे, खुद की जमीन पे खेती करते थे। पाईकास्ट दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाईकास्ट बन जाते थे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की खेती पर खेती करना चाहता है तो पाईकास्ट बन सकते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले, मान लीजिए किसी एक गांव में टैक्स कम है और एक गांव में टैक्स ज्यादा लगाया गया है, तो जहां टैक्स कम है वहां किसान जा सकते हैं खेती करने के लिए, पाईकास्ट के लिए खेती कर सकते हैं। और अन्य मजबूरन भी कुछ ऐसे भी किसान थे जो मजबूरी में भी जाते थे, जैसे कि कभी अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी हुई है तो वो पाईकास्ट कर सकते थे, दूसरे की जमीन पर खेती कर सकते थे, उन्हें थोड़ा बहुत बचत होती थी। यहाँ ये बताया गया है। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही भी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता था। उत्तर भारत में
एक औसत किसान के पास। औसत किसान क्या होता है कि जिसके पास में ना तो वो बहुत ज्यादा अमीर किसान है, ना वो बहुत ज्यादा गरीब किसान है, औसत किसान कहा गया है। तो उनके पास में यहाँ इन्होंने बताया कि उनके पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और दो दो हल से ज्यादा कुछ होता था, यानी इतनी उनके पास में संपत्ति थी। एक औसत किसान के पास एक जोड़ा बैल रहते थे या फिर दो हल होते थे, बस इससे ज्यादा नहीं होता था उनके पास कुछ। ज्यादातर के पास इससे भी कम होता था। ऐसे भी किसान थे, इन्होंने बताया ज्यादातर किसानों के पास एक जोड़ा बैल भी नहीं थे, दो हल से भी कम संपत्ति थी। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध मानते थे। गुजरात में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि जिनके पास 6 किले जमीन थी, 6 एकड़ जमीन थी, वे लोग अमीर माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसतन किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। जो आज का वेस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश भी इसमें शामिल कीजिएगा आप, तो उस इलाके के अंदर एक औसत किसान की जमीन की जो ऊपरी सीमा थी, यानी अधिकतम जमीन की सीमा जिस भी अमीर किसान के पास होती थी, उसको 5 एकड़ माना गया था। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। यहां ये बताया गया है, उसको बहुत अमीर समझते थे। 10 एकड़ जमीन जिस भी किसान के पास होती थी उसे आसामी, प्रॉपर्टी को कहते बेटा आसामी, और उस किसान को अमीर समझ देते थे। तो यहां पर जमीन की जो ऊपरी सीमा है 5 एकड़ है, लेकिन अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन थी तो वो अमीर समझते थे उसे। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, यानी लोगों की खेती जो होती थी वो पर्सनल प्रॉपर्टी के सिद्धांत पर काम कर रही थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की, यानी कोई भी दूसरी तरह की जो भी प्रॉपर्टी थी बेच सकते थे, खरीद सकते थे, उसी तरह से जमीन को भी खरीदा और बेचा जा सकता था। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं, यानी ये वो चीजें हैं जहां पर बाउंड्रीज होती थी। किसान की जमीन कहां से कहां तक है, जहां उसका लास्ट पॉइंट है, बाउंड्री है, वहां पर वो क्या करते थे, मिट्टी की पहचान करते थे, ईंटें लगा लेते थे, कांटे रख लेते थे। और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं, यानी प्रत्येक गांव के अंदर इसी तरह के छोटे छोटे भूखंड होते थे जो प्रत्येक अलग अलग किसान को प्रदान किए जाते थे। यहां दो तरह के उदाहरण को याद रखिएगा। गुजरात में 6 एकड़ जमीन जिनको अमीर माना जा रहा था, बंगाल के अंदर जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़, लेकिन 10 एकड़ जमीन को अमीर माना जाता था। यानी बंगाल के अंदर ज्यादा जमीन का दायरा रखा गया है, 10 किले, 10 एकड़ जमीन, उसको अमीर माना। यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। नो सर। नो बेटा, ये बच्चे बहुत कम ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स हैं, इनमें बॉयज कम हैं। बेटा इसमें इस टॉपिक को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना और इनसे संबंधित जैसे प्रत्येक टॉपिक पे बेस करते हुए आप इन बिटवीन के क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। छोटे क्वेश्चन भी बनाइए आप, जिस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है तो बेटा उसको समझना है। जैसे मुजरियान शब्द आया इसमें, मुजरियान छोटे किसानों के लिए आया है। रैयत है वो भी किसान के लिए शब्द इस्तेमाल होने वाला है। सिकमी रैयत जो है वो भी किसान के लिए, जो बहुत ज्यादा गरीब किसान होते थे उनके लिए आया है। तो इस तरह से जमीन की जो यहाँ पे 10 एकड़ जमीन वाला बंगाल के अंदर अमीर किसान मानते थे और 6 एकड़ वाला गुजरात में अमीर किसान माना जाता था। ये कुछ पहचान है। और यहाँ पर जहां तक जमीन किसानों की रहती थी वो अपनी पहचान बाउंड्री पर करने के लिए कांटे रखते थे, ईंटें रखते थे और मिट्टी वगैरह की पहचान रखते थे कि यहाँ तक हमारी जमीन है। इसमें बेटा स्रोतों की तलाश वाले में ये बात बताने की कोशिश की गई है इस पूरे हेडिंग में कि जो मुगल साम्राज्य के दौरान जो भी जानकारी हमें मिल रही है तो वो हमें कहाँ से मिल रही है। तो इसकी ज्यादातर जानकारी आईने अकबरी से मिलती है। उसके अलावा हमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से दस्तावेज मिले हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। और बेटा इसके अंदर कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जो मतलब मुगल साम्राज्य के अंदर
16वीं और 17वीं सदी में ऐसे डॉक्यूमेंट और ऐतिहासिक ग्रंथ मिले हुए थे जिनसे जानकारी हमें मिलती है कि किस तरह का क्या क्या संबंध, जैसे किसान का सरकारी अधिकारियों से राज्य के साथ कैसा संबंध था, जमींदार का राज्य के साथ में कैसा संबंध था, जमींदार और किसान का कैसा संबंध था, उसके बारे में यहाँ पर पूरी पूरी जानकारी हमें मिलती है। तो ये मतलब टोटल जो है किसान और जमींदार और राज्य, राज्य यह कौन सा है, मुगल साम्राज्य, तो उस दौरान के हालात पर चर्चा करता हुआ ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस करेगा। किस किस तरह का टैक्स सिस्टम था, सिंचाई की क्या तकनीक थी, यहाँ आप देख सकते हैं पानी देने का किस तरह का सिस्टम रखते थे, किसान की जो बस्तियां थी कहाँ कहाँ बस्ती थी, किसान वहीं बस्तियां बसाएगा जहां वो खेती करेगा, और अगर कहीं पर बंजर हो गई जमीन मान लीजिए उसके उसको किसान छोड़ जाएगा, या जहां पर उसको चोरी का डर रहेगा, लूटने का डर रहेगा, वो किसान उस जमीन को छोड़ देगा। पेड़ों और खेतों की सिंचाई का तरीका आप देख सकते हैं, यहाँ पे रहट चलते हुए बैल घूम रहे हैं और उसमें पानी निकलता हुआ खेतों की तरफ जा रहा है, और इस तरह का सिस्टम पुराने जमाने के दौरान होता था। रहट, रहट जो कि ये है रहट, ये घूमने वाला जो चक्र है, इसके जरिए बाल्टियों के जरिए बहुत सी बाल्टियां बांध देते थे इन पर, और वो पानी नीचे से लेके आती थी और रहट को बैलों से घुमाया जाता था। ये आपके बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो कि कैसे पानी दे सकते थे। उस समय तंबाकू एक नया प्रोडक्ट था जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर काफी मात्रा में इसका उत्पादन धीरे धीरे होने लगा, और हमारे यहाँ के लोग तंबाकू धूम्रपान करने लगे। इससे पहले धूम्रपान नहीं होता था। इसके बाद फसलों की जो उत्पादन था धीरे धीरे बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर सोचा कि इन पे टैक्स और ज्यादा लगाया जाए। ग्रामीण माहौल का हम पर पढ़ेंगे, इसमें कपास के उत्पादन की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कपास का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर होने लग गया था। तो इसके अंदर आप यहां तक का पढ़ के आए और इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर राइट कर लें और रिवाइज करें। ठीक है बेटा, यू कैन लीव नाउ। उषा